नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा जुलाई महीने का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं इसमें कवर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, वीडियो को ऐसे बनाया जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा की तरह। पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके साथ ही अपॉइंटमेंट, ऑथर्स, बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि मिला-जुला नहीं, कि जैसे आजकल आप देखते हो कि एमसीक्यू बना दिए जाते हैं, बस उसी को करा दिया जाता है। नहीं, हम पूरा टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे क्योंकि आजकल परीक्षाओं में डिटेल में पूछा जाता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नियुक्तियाँ, निधन, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएँगे। पहले हमने पूरा पढ़ा और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए, ताकि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी वीडियो में अगर आप देख लेते हो, तो जुलाई महीने का करंट अफेयर खत्म हो जाता है। अब मैंने देखिए, आज आपको जुलाई महीने की वीडियो मिल गई, कल कॉमनवेल्थ की जो एक वीडियो रह गई थी वो दे दूंगा। उसके बाद लगातार ही जैसे अगले दिन ही, जैसे आज जुलाई की, कल कॉमनवेल्थ की, परसों जून की, फिर जून के पीछे को मई, ऐसे करके मैं अपना मार्च तक का करंट अफेयर मैंने सारा रेडी कर दिया है। बस मैंने अपलोडिंग पे भी लगा दिया है, आपको एक एक दिन करके सब मिल जाएगी। जनवरी फरवरी का मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का बचा था, अब लगातार आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैं सब अपलोड कर दी है मैंने। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करें। तो पहले हम पढ़ते हैं जुलाई महीने का करंट अफेयर। एक बार इरेज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं कि हाँ, नेशनल लेवल पर क्या क्या न्यूज़ हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म। जी, क्या लॉन्च हुआ है? तो ट्राइबेक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म, मतलब कि ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है, जैसे वेबसाइट कहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये भारत का पहला जनजातीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और जनजातीय से रिलेटेड कुछ भी होता है तो परीक्षाओं में देखा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है। और मंत्रालय कौन सा है जिसने ये लॉन्च किया है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्घाटन करते हैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम। और लॉन्च कहाँ पर हुआ है? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भारत की जनजातीय विरासत है ना, और जो जनजातियों के पास उनका स्वदेशी ज्ञान है, इसको डिजिटल रूप में संरक्षित करना। मतलब कि ट्राइबल्स के पास अपनी एक, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा जो ज्ञान है, उनके जैसे वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनका अपना एक कल्चर है, उसको डिजिटल रूप में संरक्षित करना। ठीक। जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना। जनजातीय कला और कौशल के माध्यम से रोजगारमुखी अवसर प्रदान करना और वैश्विक स्तर पर भारत की जनजातीय विविधता को प्रदर्शित करना। जैसे जो भी उनके वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, हर जनजाति का कुछ ना कुछ खूबी है, उसको डिजिटल माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना। समझ गए? यह है ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। अब अगला जो घटनाक्रम है कि पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया है। कौन सा? प्रम्बानन टेम्पल। तो यहाँ से पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि प्रम्बानन टेम्पल कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। और साथ में मौजूद कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मौजूद थे। और अगर हम प्रम्बानन मंदिर के बारे में जानें तो ये है कहाँ पर? तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय वंश के द्वारा, संजय डायनेस्टी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर अगर ये मंदिर किसको समर्पित है? तो हिंदू त्रिमूर्ति, जिसमें भगवान शिव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा, इनको ये मंदिर समर्पित है। और स्थानीय नाम क्या है इस प्रम्बानन टेम्पल का? तो वहाँ पर इंडोनेशिया में से रोरो जोग्रंग कहते हैं, रोरो जोंगग्रंग। थोड़ा सा टिपिकल नेम है, पर वैसे इसका मतलब वर्ल्ड में ये प्रम्बानन मंदिर के नाम से फेमस है, पर वहाँ का जो लोकल है इसको रोरो जोग्रंग कहते हैं। और यूनेस्को में बात की जाए तो इसे 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर या राष्ट्रपति हमारे कहीं पर दौरा करते हैं किसी मंदिर में या किसी भी यूनेस्को स्थल में, तो उसका आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, जैसे हम मंदिरों वाले कि हाँ ये मंदिर कहाँ पर है, तो प्रम्बानन मंदिर कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में।
और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो संजय वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, तो हाँ, साथ में इसकी वास्तुकला की बात करें, जो ये प्रम्बानंद मंदिर है, अगर वास्तुकला की बात करें, इसके आर्किटेक्चर की बात करें, तो भारत और जावनीश शैली का संगम है। भारतीय शैली और इंडोनेशिया की जावनी शैली। सबसे बड़ा मंदिर इसी में शिव मंदिर मुख्य केंद्र बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। और नक्काशी की बात की जाए तो मंदिर की दीवारों पर रामायण और अन्य हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत और किर्गिस्तान ने लॉन्च किया है मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो भारत का महाकाव्य है ना अपना महाभारत, वैसे किर्गिस्तान का भी है मानस। तो मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लॉन्च किया है भारत और किर्गिस्तान ने। तो ये पहल क्या है, मानस और महाभारत नामक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, बिश्केक किर्गिस्तान में, यानी किर्गिस्तान के बिश्केक में। और सहयोगी संस्थान की बात की जाए तो किर्गिस्तान की मानस राष्ट्रीय अकादमी और नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन केंद्र के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, एशिया के 2 महान महाकाव्य परंपराओं यानी कि भारत का महाभारत और किर्गिस्तान के मानस, इसका तुलनात्मक स्टडी करना, अध्ययन करना। भारत और किर्गिस्तान के बीच सांस्कृतिक कूटनीति और एकेडमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इतिहास, साहित्य, दर्शन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उसको प्रोत्साहित करना है, एक तरह से कल्चरल स्टडी करना। के बाद है कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर अब कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा जो पुनर्विकास क्षेत्र था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा एरिया, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया है। तो कर्तव्य भवन क्षेत्र में जिसका जो पहले सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता था, अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तो कर्तव्य भवन क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, तो इसमें कर्तव्य पथ यानी कि राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट तक का ऐतिहासिक मार्ग है, जिसे पहले हम राजपथ कहते थे, अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है, ये कर्तव्य भवन क्षेत्र में आएगा। अब ये देखिए, ये पूरा एरिया अपना राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का, ये पहले राजपथ होता था, अब इसे कर्तव्य पथ कहते हैं। अब ये पूरा कर्तव्य भवन क्षेत्र में शामिल हो गया है। ये पूरा क्षेत्र, जो पूरा एरिया है ना, इसे कर्तव्य भवन क्षेत्र कहेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, कर्तव्य पथ आएगा, कर्तव्य भवन यानी केंद्र सरकार के जो नए एकीकृत कार्यालय हैं उनको कर्तव्य भवन कहा जाता है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी कि मंत्रालयों के लिए जो बनाए गए 10 नए साझा प्रशासनिक भवन है, जिसमें जो मंत्रालयों के लिए बनाए गए हैं, वो सेवा तीर्थ यानी कि सेवा तीर्थ में क्या क्या आता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यालय आता है, कैबिनेट सचिवालय आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय आता है। ये सब मिलाकर अब किस में आ गया है, तो इस सब पूरे एरिया को कहा जाएगा कर्तव्य भवन क्षेत्र। ठीक, आपसे बस यही पूछाएगा कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कर्तव्य भवन क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट का जो पूरा मार्ग, ये पूरा आ गया। इसमें प्रधानमंत्री का ऑफिस आ गया, कैबिनेट सचिवालय आ गया, जो केंद्र सरकार के बाकी मंत्रियों का यहाँ पर वो है कार्यालय, वो इसमें सब आ गया। तो अब आगे है, किल्लई बना तमिलनाडु का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव। तो किल्लई गांव कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के कुड्डाडोर जिला में है। कौन सा गांव, किल्लई गांव। इसकी विशेषता क्या है, ये तमिलनाडु का पहला जलवायु प्रतिरोधी घोषित गांव है। ये तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है 99 में, पहले से ही किया हुआ है, लेकिन कुछ क्लासेस इसमें बची हैं, वो भी मैंने पूरी स्लाइड्स बना ली हैं, अब अपलोड कर दूंगा। सिर्फ 99 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और इसकी, हाँ, कोर्स कंप्लीट होते ही इसके ई बुक भी अपलोड कर दूंगा। और आप साथ में टेस्ट पास भी ले सकते हैं, यानी मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए सिर्फ 49 में, नहीं लेना है तो आप अनटिक कर सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ पूरा, यूपीएससी लेवल का। अगर आपको पढ़नी है तो आप मुझसे पढ़ सकते हो। ई बुक वगैरह आप क्या कहते हैं, एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट से बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई पूछना कुछ, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसी पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये वाली जो इसकी पीडीएफ है ना, टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी आपको, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो क्या हुआ था किल्लई गांव में, मतलब कि इसको क्यों घोषित किया गया है क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज। तो तमिलनाडु के किल्लई नाम का जो गांव है, इसको राज्य का पहला ऐसा गांव घोषित किया गया है जो प्राकृतिक आपदाओं यानी बाढ़, तूफान आदि से खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
इसे ही जलवायु प्रतिरोधी गांव कहा जाता है, जो अपना प्राकृतिक आपदा है उससे जिस गांव ने मतलब प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है, उसे जलवायु प्रतिरोधी गांव कहा जाता है। तो तमिलनाडु के किल्लई गांव को जलवायु प्रतिरोधी गांव घोषित किया गया है। तो गांव वालों ने बचने के लिए क्या उपाय किए कि इन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज घोषित किया गया। तो इन्होंने सबसे पहले मैंग्रोव जंगलों का सहारा लिया, यानी कि गांव के पास मैंग्रोव पौधे लगाए जो तूफानों और उठती लहरों की रफ्तार को रोकते हैं, किनारों पर, जो नदी के किनारा है वहां पर। और मजबूत मकान और पानी का प्रबंध, यानी कि ऐसे घर बनाए गए जो बाढ़ में भी ना गिरें, और बारिश के पानी को बचाने का सही इंतजाम किया। और गांव वालों ने खुद जिम्मेदारी ली, यानी कि गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि आपदा आने पर एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। यह गांव पूरे देश के समुद्री तटों पर बसे गांव के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। के बाद है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? नॉर्थ मैसेडोनिया में। तो घटना क्या है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? तो स्कोप्जे शहर का संग्रहालय यानी उत्तरी मैसेडोनिया में किया गया है, और उत्तरी मैसेडोनिया के मतलब म्यूजियम में किया गया है। कौन से? स्कोप्जे म्यूजियम में। और विशेष अतिथि कौन थे? तो उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोडवाना सिल्जानोस्का दावकोवा, ये वहाँ के विशेष अतिथि थे, वहाँ के राष्ट्रपति। आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ पर किया है मुर्मू जी ने, तो उत्तरी मैसेडोनिया में। अब आगे कि सारनाथ बना भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। तो सारनाथ आपको पता उत्तर प्रदेश में है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, और यह भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। और कहाँ कब डिसाइड किया गया कि इसे शामिल किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर जो कमेटी थी उसके 48 एडिशन सत्र में इसको घोषित किया गया कि जो सारनाथ है इसे यूनेस्को का लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया सारनाथ। आगे चलते हैं। तो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है सारनाथ का? तो आपको पता ही होगा कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। अब आप कहोगे धर्म चक्र परिवर्तन पढ़ा है हमने, तो धर्म चक्र परिवर्तन ये हिंदी में, लेकिन पाली भाषा में इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे धर्म का जो चक्र है, धर्म का चक्र, जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया ना, तो कहा जाता है उस दिन से जो धर्म का चक्र है वो चल पड़ा। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म का चक्र चल पड़ा जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, तो उसे इसी घटना को कहा जाता है, जब पहला उपदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन। तो बौद्ध संघ की स्थापना यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। और चार प्रमुख पवित्र स्थलों की बात की जाए तो लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर के साथ सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में शामिल हैं। और जो सारनाथ है आपको पता है कि बनारस से थोड़ी सी दूर पर है सारनाथ। और प्राचीन नाम इसे प्राचीन काल में मृग दावा के नाम से जाना जाता था, यानी डीर पार्क, जहाँ पर मृग रहते हों, मृग दावा। राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने जो महत्वपूर्ण थे वो पढ़ लिए। अब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ते हैं। तो तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और कौन इसमें शामिल हुआ? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बानीज इसमें शामिल हुए। और इसमें उन्होंने, दोनों ही नेताओं ने और हमारे जो भी डेलीगेट गया था, उन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, इसका विस्तार किया। और इसमें समीक्षा में यह आया कि वर्ष 2020 में शुरू हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद से पिछले 6 वर्षों में हुए द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई कि जो हमने आपस में पार्टनरशिप की एग्रीमेंट किया उसका एक तरह रिव्यू किया गया। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। अब भारत और न्यूजीलैंड ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और रोड मैप 2030 लॉन्च किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला गया और 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ और रोड मैप 2030 लॉन्च किया गया, जिसमें रक्षा, व्यापार, कृषि, टूरिज्म यानी पर्यटन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 2030 तक के सहयोग के लिए
रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप लॉन्च किया गया। एक रोड मैप, एक विजन लॉन्च किया गया कि हम अपने साझेदारी को, अपने रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। तो व्यापार लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि भारत के रुपए के अनुसार देखें तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक का व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। और कीवी फल कार्य योजना, कीवी बहुत होता है न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड की मदद से नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फल के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? नागालैंड और उत्तराखंड में। तो बात है कि एंडी बर्नहैम बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। तो नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन बने हैं? एंडी बर्नहैम। ये कौन से पार्टी के हैं? तो लेबर पार्टी। तो इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा की गई। तो इनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कीर स्टारमर की जगह ली है एंडी बर्नहैम ने। उसके बाद है कि कनिष्क नारायण बने ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री। तो ब्रिटेन ने अपने पहले एआई मंत्री किसको बनाया है? तो कनिष्क नारायण को बनाया है। भारतीय मूल के हैं। तो कनिष्क नारायण ब्रिटेन के प्रथम एआई मंत्री बने हैं। और ब्रिटेन के प्रथम इनके नियुक्तिकर्ता कौन है? किसने नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने नियुक्त किया है, क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के नए। तो इन्होंने पूरी कैबिनेट में फेरबदल किया और एआई मंत्री पहली बार बनाया कनिष्क नारायण को। ये भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था और 12 वर्ष की आयु में कार्डिफ वेल्स चले गए थे ये। मतलब कि इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, बिहार में हुआ था, और 12 वर्ष की आयु में ये वेल्स चले गए थे। अब वहाँ पर जाकर ये एआई मंत्री बन गए हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इनका जन्म पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ से हैं? तो मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से। अब आगे है कि फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। नया कानून आया है जिसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष उपलब्धि है। फ्रांस ऐसा सख्त कदम उठाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। तो फ्रांस की संसद, जिसे नेशनल असेंबली और सीनेट कहते हैं, उसी के द्वारा ये पारित किया गया है बिल। और उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन बाल संरक्षण यानी ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। इसके बाद आ गया है कि भारत की पहली सीधी कमर्शियल मालगाड़ी कैनोला लेकर नेपाल पहुंची। तो भारत नेपाल के बीच पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी, इसका सफल संचालन हुआ है। क्या कहते हैं, क्या सामग्री थी? तो कैनोला की खेप ले जाने वाले 40 डिब्बे थे जो भारत से नेपाल लेकर गए। और मार्ग तो कोलकाता बंदरगाह से भारत से नेपाल के विराटनगर तक, और भारतीय बंदरगाहों से माल सीधे नेपाल के आंतरिक गंतव्य तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था। उसके बाद है कि वेनेजुएला ने आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपना नाम वापस ले लिया है। तो वेनेजुएला ने यूएन को जो रोम संधि से हटने का औपचारिक सूचना दी है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री फेलिक्स प्लांसेसिया, इनके निर्देश पर इन्होंने अपना नाम आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय ना, क्रिमिनल जो कोर्ट है वो वाला, उससे अपना नाम वापस ले लिया है। आईसीसी पर इन्होंने भौगोलिक पूर्वग्रह का आरोप लगाया है। यानी कि अदालत जो है ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को असमान रूप से लक्षित करती है, टारगेट करती है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 2002 में रोम संधि के तहत लागू हुई थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम रोम संधि से हटा दिया है। और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। और इसका कार्य क्या है कि जो जेनोसाइड होते हैं, नरसंहार होते हैं, मानवता के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है, युद्ध अपराध होता है और आक्रामकता होती है, तो इसके खिलाफ मुकदमा चलाना। एक देश दूसरे देश के खिलाफ मुकदमा चलाता है, इसमें चला सकता है। उसके बाद आगे है कि जिनेवा जून 2027 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जो जिनेवा है जून 2027 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और एआई शिखर सम्मेलन याद रखना कि कहाँ पर होगा? तो जिनेवा में होगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। घोषणा किसने की है? तो स्विस संघीय मंत्री एल्बर्ट रोस्टी ने घोषणा की है। इसका लक्ष्य क्या होगा? तो मानव जीवन में सुधार यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके विकास में एआई का पॉजिटिव उपयोग कैसे किया जा सकता है, एआई का विकास भरोसेमंद
रूप में कैसे होगा, ये सबमिट होगा जिनेवा में। अब आगे आर्थिक घटनाक्रम, हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया। अब हम आगे आर्थिक घटनाक्रम पढ़ते हैं। तो भारत में बेरोजगारी दर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह सरकारी डाटा है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है ना, वो 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है। तो ये जारी किसने किया है? तो एनएसओ ने, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये डाटा लॉन्च किया गया है। बेरोजगारी दर वर्ष 2025 में घटकर 3.1% पर आ गई है, जो कि पिछले 8 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। और 2017-18 में भारत की समग्र बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। और सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक पूर्ण और उत्पादक रोजगार प्राप्त करना है। और शहरी शहरी महिला बेरोजगारी दर की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर सुधार हुआ है। 2017-18 में 10.8% से घटकर जो शहरी महिला बेरोजगारी दर है, अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये अब 6.4% पर आ गई है 2025 में, क्योंकि जो ये डाटा लॉन्च किया गया 2025 तक का किया गया है। और इसमें बताया गया कि सबसे अधिक जो अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ की जो महिलाएं मतलब ज़्यादा बेरोजगार हैं, शहरी महिला, वो अरुणाचल प्रदेश की हैं, 18.4% है। दूसरे नंबर पर हिमाचल आता है, तीसरे पर बिहार, फिर नागालैंड, फिर राजस्थान। अब आ गया है कि आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में संशोधन किया है। ये जो नए नियम हैं 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएंगे। अब बिना किसी गारंटी यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे कितना लोन मिलेगा, किसको? किसान को। उसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो 2 लाख तक का लोन, इसके लिए आपको बैंकों में जमीन या कोई सामान गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि कोई किसान जो है, किसान क्रेडिट कार्ड जो नियम है उसके तहत, किसान क्रेडिट कार्ड मतलब उसमें संशोधन किया गया है, एक तरह से किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो इसमें 2 लाख तक का लोन आप बिना अपनी किसी जमीन को गिरवी रखे ले सकते हो। सोना चांदी गिरवी रखना, अगर किसान अपनी मर्जी से 2 लाख तक के लोन के लिए सोना या चांदी गिरवी रखना चाहे तो रख सकता है। 2 लाख से ज़्यादा का लोन अगर लेना है तो इस पर बैंक अपनी नीति के हिसाब से गारंटी या सुरक्षा मांगेगा। यानी अगर 2 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए तब आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके लिए क्यों खास है? जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर यानी कि लगभग लगभग 2.5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उन्हें बैंक उनकी ज़रूरत के हिसाब से 10,000 से 50,000 तक का आसान क्रेडिट लिमिट, यानी कि जो ये क्रेडिट कार्ड एक तरह से दिया जाएगा, उसमें उनको 10,000 से लेकर 50,000 तक की लिमिट दे दी जाएगी कि इतना आप पैसा ले सकते हो क्रेडिट कार्ड की सहायता से। तो अब आगे है अपॉइंटमेंट्स। अब हम नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जुलाई महीने में जो हुई हैं, तो रवि अग्रवाल हैं, इन्हें सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया। इनका यानी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में। संजीव जैन को उत्तरी कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में काबो वर्डे गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अब इन्हें उत्तरी कोरिया का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है संजीव जैन को। हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आगे है कि अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ यानी कि नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनका यह कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। राहुल हिमालयन ने आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। नरेश पाल गंगवार ने इनको शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और इन्फोसिस ने आशीष डैश को अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। ये जो अपॉइंटमेंट हैं ये सारी आपको जुलाई महीने में देखने को मिली हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछी जाए वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे विभाग है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आगे है अवार्ड्स एंड ऑनर। तो भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी के द्वारा USISPF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे सुनील भारती मित्तल को। और वर्ष 2027 से जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है ना, अब इसका नाम बदलकर बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपने सुना होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसका अब नाम बदलकर कर दिया गया है बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और इसकी जो पुरस्कार राशि है उसको भी 2 गुना कर दिया गया है। पहले 1,50,000 पाउंड दिए जाते थे,
अब 1 लाख पाउंड कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जकार्ता की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया का सम्मान है सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा, इनसे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु, इन्हें 2025 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? आर वेरामुथु को। अब उसके बाद है कि अमेरिकी फिल्म निर्देशक जेम्स ग्रे को 79th लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2026 में पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जा रहा है। किसे? जेम्स ग्रे को। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस 2026 में 4 जनों को अपना फील्ड्स मेडल दिया गया है, जो कि गणित का सर्वोच्च सम्मान है। कौन कौन है? होंग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन। इनको गणित के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को हर 4 साल में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है। तो इसे मिला है, इसे मेडल का नाम क्या है? फील्ड्स मेडल 2026 में दिया गया है ये। तो हांगवांग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन। तो अब आगे चलें। तो आगे 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो भी नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आर्टिकल 370 को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को उनकी मूवी चंदू चैंपियन के लिए, और ममूटी को उनके मूवी ब्रह्मयुगम के लिए। ठीक। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है यामी गौतम को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार पेरिसेमी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रूपश्री वारकेडी और सुहाना नामीदास को। लेकिन ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस इतना, देखिए मेन तो होता है फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर। अगर आप देखो तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है संजय मिश्रा को। जब ज़्यादा डिटेल में एग्जामिनर पूछता है तब ये पूछता है सपोर्टिंग वाला। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है श्रीकांत मूवी को। अब आगे चलें। अब आ गया बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स में अगर हम देखें, जो कि जुलाई महीने में लॉन्च हुई हैं, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी आत्मकथा द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स जारी की है। बुक का नाम है द सेकंड ऑर्बिट। इसकी ऑटोबायोग्राफी है, शुभांशु शुक्ला की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक। और दूसरी बुक है जो कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रोफेसर एस शिव कुमार द्वारा संपादित और थॉमसन राइटर्स के द्वारा प्रकाशित, बुक का नाम है द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स। इसको लॉन्च किया है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके अगर आप नाम पूछ लिया जाए किसकी है, तो प्रोफेसर एस शिव कुमार द्वारा संपादित है। ठीक। और उपराष्ट्रपति द्वारा ये लॉन्च की गई है, जिसमें जो जस्टिस गवई हैं उनके द्वारा, मतलब उनके जो कुछ जजमेंट है उनके कुछ लाइफ पर इसमें बुक में आपको बताया गया है। जस्टिस रह चुके हैं, आपको पता है जस्टिस गवई। तो आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रैंक एंड रिपोर्ट पे आते हैं। तो भारत में जो बाघों की संख्या बढ़कर अब 3682 हो गई है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बाघ आपको पता ही है कि भारत में देखने को मिलते हैं। भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में 3682 है। ये संख्या याद रखिएगा, एग्जैक्ट पूछा जाएगा आपसे अगर मैं आपको वैसे बताऊं। और देखिए बाघों की संख्या 3682 हो गई है, और भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या भी बढ़कर अब 58 हो गई है। तो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हुई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो भारत में है 3682। बाकी आप देशों को देखोगे ना, तो इतना मिलाकर भी 3682 नहीं आएगा। बाकी ये देशों के अगर टाइगर्स यानी बाघ को मिला भी लिया जाए तब भी 3682 की संख्या नहीं आएगी जितने भारत में है। तो आगे है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं कि वैश्विक सुधार रैंकिंग में भारत 82वें से 57वें नंबर पर पहुंच गया है। सुधार रैंकिंग में, वैश्विक सुधार रैंकिंग में। तो ये कॉम्पेटियर फाउंडेशन की रिपोर्ट है। रैंकिंग में भारत की सुधार हुआ है।
इनके अनुसार भारत मार्केट डिस्टोर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में 82वें स्थान से अब 57वें नंबर पर जा पहुंचा है। भारत ने 13 वर्षों में कुल 25 स्थानों की छलांग लगाई है। और ये सुधार कैसे हुआ है भारत में, वैश्विक सुधार कैसे हुआ है, इसमें मार्केट डिस्टोर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत इतने आगे पहुंच गया है। इसका कारण है कि जो भारत सरकार के द्वारा बाजार और विक्रेताओं को और अक्षमताओं को कम करने के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, यानी जो कि जीएसटी लागू किया गया है, दिवालियापन और दिवालिया संहिता लागू की है, रेगुलेटरी चेंजेस लगाए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुधार किया गया है, जिसके कारण भारत की जो मार्केट है इसमें बढ़ोतरी हुई, विकास, इसका अच्छा सुधार हुआ है, परफॉर्मेंस इसकी बढ़ी है। अब आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो ये ऐसा सूचकांक है जो क्लाइमेट वाला, प्रदर्शन वाला। टोटल इसमें 177 देशों को शामिल किया गया था। रैंकिंग निकाली गई है तो भारत दूसरे नंबर पर आया है। क्लाइमेट प्रदर्शन में भारत दूसरे नंबर पर आया है, पर आया नीचे से है, यानी कि भारत की रैंकिंग है 176, नीचे से दूसरे नंबर पर आया है। तो नंबर 1 पर कौन रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में? एस्टोनिया। इसने वैश्विक रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है और भारत की रैंकिंग 177 देशों में 176वें नंबर पर है, दूसरा सबसे निचला स्थान है। और भारत से भी नीचे अगर हम बात करें तो लाओस आया है। और यूरोपियन देशों का इसमें दबदबा रहा है क्लाइमेट के मामले में। नंबर 1 पे एस्टोनिया, फिर लग्जमबर्ग है, फिर यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। इन्होंने एनवायरनमेंट में अच्छा काम किया है। तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 176 है। और आखिर में 177 आखिरी पायदान पे कौन है? तो लाओस। अब आगे चलें तो आगे हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन पढ़ लेते हैं जो कि जुलाई महीने में हुए हैं और हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गिरीश भारद्वाज, इन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे। ये पद्मश्री विजेता थे। 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। क्या नाम है? गिरीश भारद्वाज। ठीक, इन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, ये कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इन्होंने 1995 से 2013 तक शासन करते हुए कतर को गैस और जो प्राकृतिक संसाधन है ना, इनका वैश्विक केंद्र बना दिया था। और अल जजीरा की शुरुआत की इन्होंने कतर में। 2022 का विश्व कप की नींव इन्होंने रखी थी, तो इनका निधन हो गया है। इसकी ये अगर नाम से पूछा है किस देश के हैं तो कतर के हैं। सर गैरफील्ड सोबर्स, तो वेस्ट इंडीज़ के महानतम ऑलराउंडरों में से शामिल सर गैरफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8032 रन बनाए हैं, 235 विकेट लिए हैं। इसके अलावा ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। सर गैरफील्ड सोबर्स, वेस्ट इंडीज़ के। जनरल विश्वनाथ शर्मा, वीएन शर्मा, ये भारत के 14वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे, जिनका 95 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है। उसके बाद है फ्रैंको बारेसी, इटली और एसी मिलान के दिग्गज फुटबॉलर फ्रैंको बारेसी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये फुटबॉलर थे और ये 1982 में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम में भी शामिल थे। फ्रैंको बारेसी कहाँ के हैं? इटली। उसके बाद है शिखर सम्मेलन, समिट्स। तो एवी मोबिलिटी पर अश्वम कॉन्फ्रेंस, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी हब बनाना, इस विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है, जिसमें भारत के ईवी ट्रांसफॉर्म में ग्रीन ग्रोथ, सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इसको प्राथमिकता देने की बात की गई। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली में। उसके बाद है जल शक्ति मंत्रालय का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो कि जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की अध्यक्षता में किया गया। और इस सम्मेलन में वाटर गवर्नेंस, डैम सेफ्टी और कैच द रेन कैंपेन पर चर्चा हुई। और 10वां इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस, ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10th IMC यानी कि इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2026 की थीम थी एल विदाउट बाउंड्रीज का अनावरण किया। इस टेक फॉर्म में 5G, 6G, AI, IoT और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी जो तकनीक है, इनका प्रदर्शन हुआ। अब आगे सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जुलाई की। तो भव्य रसायन योजना, तो इसका मंत्रालय रसायन और उर्वरक मंत्रालय 24 जुलाई को लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य है कि विकसित भारत 2047 के तहत जो केमिकल इंडस्ट्री की
कंपटीशन है इसे बढ़ाने, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने इस इंडस्ट्री में, उसके लिए ये केमिकल पार्क बनाए जाएँ। भव्य रसायन योजना। ईपीएफओ एनएसटी स्कीम, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है योजना का? तो छूट वाले जो पीएफ ट्रस्ट हैं इनके लिए 6 महीने का एक बार का कॉम्प्लायंस विंडो, ताकि जो पेंडिंग कानूनी फॉर्मेलिटी है ये पूरी हो सके और गवर्नेंस बेहतर हो सके। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं ये। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसका मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य है कि जो आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, पोषण अभियान है और किशोरियों के लिए योजनाओं को एकीकृत करना। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी नाम से ही क्लियर है। भारत टैक्सी, ये इंपॉर्टेंट है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत टैक्सी सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सरकारी ऐप है। जैसे ओला और उबर होता है ना, उसी की तरह कैब और ऑटो बुक किए जा सकते हैं इस ऐप पर। इसकी मुख्य बात यह है कि इसमें ड्राइवरों से भारी कमीशन काटने की बजाय उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप दे दी गई है, ओनरशिप दे दी गई है, जिससे उनकी कमाई बढ़ती है। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत टैक्सी। ठीक, अब उसके बाद आगे देखें तो महिला सामर्थ्य योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। तो इसके जरिए क्या होगा, ग्रामीण महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, 15,000 का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा और मार्केट लिंकेज के जरिए उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। महिला सामर्थ्य योजना यूपी की है। निःशुल्क बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश की है, जिसमें छोटे सीमांत और SC/ST किसानों के लिए मुफ्त खेती के बोरवेल और सब्सिडी वाले पंप सेट दिए जाएंगे उन्हें। अब दिवस और थीम की बात करी जाए, डेज एंड थीम्स। तो इसकी जो थीम्स होती है ना, इसको आप इंग्लिश में ही याद किया करो। परीक्षाओं में भी जब आता है ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में याद करना सही रहता है। अगर हिंदी मीडियम भी है आपका, तो वहाँ पर कंप्यूटर पर परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। आपने किसी भी भाषा को चुना हुआ हो, इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज होती ही है, मतलब इंग्लिश को आप कर ही सकते हो, चेंज कर ही सकते हो उसमें। तो नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम है बिहाइंड द मास्क हु हेल्प्स द हीलर्स, ये थीम है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो इसकी थीम है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। 11 जुलाई, देखिए ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब पॉपुलेशन डे, मैंने इसको याद कैसे किया हुआ है, जून जुलाई, तो वैसे जुलाई तो मैंने नहीं याद किया हो कि जुलाई, लेकिन इसको एक ट्रिक मैंने याद की हुई है। देखिए क्या है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, यानी एक और एक, दो लोग आपस में मिलते जुलते हैं, जुलते से जुलाई, एक और एक आपस में जब मिलते हैं तब 11 नहीं होता, तब 3 हो जाते हैं। तो मतलब एक और एक आपस में मिले जुलेंगे तब पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब आपको देखना है, अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या ट्रिक है, लेकिन इस जब परीक्षा में ऑप्शन आते हैं ना, तो यही ट्रिक्स काम आती हैं। ऐसे ही जो उलूल जुलूल ट्रिक होते हैं, उन्हीं से याद आता है कि अच्छा अच्छा एक और एक मिलेंगे तब पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इससे मैंने याद किया हुआ था इसे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिसकी थीम है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया, जिसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। खेलों के करंट अफेयर एक साथ देख लेते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए पूरा मैं आपको एक ही वीडियो में सारा टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो 4 जुलाई 2026 को वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल और 99 दिन की उम्र में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू करके भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये बन गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने सचिन तेंदुलकर जो 16 साल के 205 दिन के थे, उनका 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। और ऑस्ट्रेलिया ने 5 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। मतलब कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार। और बेथ मुनी ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप में 49 गेंद में 64 रन बनाए फाइनल में, और मैन ऑफ द मैच इन्हें मिला था, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था इन्हें।
और अगर हम देखिए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की बात करें ना, T20 वर्ल्ड कप में, तो ऑस्ट्रेलिया का इसमें दबदबा रहा है। आप देखेंगे कि 2009 से शुरू हुआ है T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का, 2026 तक अगर आप देखिए, जो फर्स्ट विजेता थी पहले तो इंग्लैंड ने शुरुआत किया, इंग्लैंड ने उद्घाटन किया, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया 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 लगातार 3 बार, फिर वेस्ट इंडीज़ एक बार जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया 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 लगातार 3 बार, फिर बीच में न्यूजीलैंड आ गया, अब फिर ऑस्ट्रेलिया है। अब जिस हिसाब से इनका रिकॉर्ड चल रहा है कि एक बार कोई टीम आती है फिर 3 बार ये जीतते हैं, फिर कोई टीम आती है फिर 3 बार ये जीतते हैं, फिर कोई टीम आती है फिर 3 बार ये जीतते हैं। आप देख रहे हैं, एक तीन तीन छः 7 बार जीता है इन्होंने। तो महिलाओं के वर्ल्ड कप में मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आ गया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को 8 जुलाई 2026 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल कर लिया गया? सौरव गांगुली को। तो ये उपलब्धि पाने वाले ये 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। इनसे पहले 11 भारतीय क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। जैसे 2009 में बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर को, फिर अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, डायना एडुलजी, ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी डायना। वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड, ये दूसरी महिला थी। एमएस धोनी और सौरव गांगुली, टोटल 12 क्रिकेटरों को, भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अब है विंबलडन चैंपियनशिप 2026 जो कि हुई, जिसमें पुरुष एकल में यानिक सिनर इटली के ये चैंपियन रहे, महिला एकल में लिंडा नोस्कावा ये विजेता रहे, पुरुष युगल में यानी कि डबल उसमें हैरी हेरिवरा फिनलैंड की और हेनरी पैटन, और महिला युगल में वुमेन डबल में गु हान्यू चीन के और क्रिस्टीना फ्रांस की। और मिश्रित में आप पढ़ लेना, ज़्यादातर ये सिंगल वाला याद रखना, पुरुष एकल और महिला एकल, मैन सिंगल और वुमेन सिंगल में। अब आ गया कि दिल्ली ने 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए मयूर शुभंकर का अनावरण किया है। कौन सा मैस्कट? मयूर। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने BWF जापान ओपन 2026 के फाइनल में विश्व नंबर 3 अकाने यामागुची को हराकर ये खिताब जीत लिया है, जापान ओपन। और इस जीत के साथ ही ये BWF सुपर 50 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और इस स्तर की स्पर्धा जीतने वाली सबसे उम्रदराज यानी कि 31 वर्ष की, जिन्होंने 31 वर्ष में ये कंपटीशन जीता है, जापान ओपन, बन गई हैं पीवी सिंधु जी। और भारत की 18 वर्षीय अनहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के एकल फाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को हराकर इतिहास रच दिया है। और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। और 2010 के बाद मिस्र के बाहर की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नहीं तो लगातार 2010 के बाद इजिप्ट यानी मिस्र की ही खिलाड़ी जीत रही थी। 13 वर्षों का वर्चस्व समाप्त कर दिया मिस्र का भारतीय अनहत सिंह ने, जिन्होंने महिला ही हैं, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है अनहत सिंह। चीन के होंगजो में, ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चीन के होंगजो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 की महिला की 25 मीटर पिस्टल जो कंपटीशन हुआ था, इसमें ईशा सिंह ने स्वर्ण मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर आप देखिए कि जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ शूटिंग वाला, में 4 पदक भारत को मिले हैं। ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, संयम विज ने सिल्वर मेडल जीता है, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज, और सोनम मस्कर एंड हिमांशु ढिल्लों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे, जिन्हें जिंक्स कहा जाता था, इन्होंने, निक नेम इनका जिंक्स है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है अजिंक्य रहाणे ने। अब फीफा वर्ल्ड कप पढ़ लेते हैं। हाल ही में हुआ और आपको पता है स्पेन जीत गया है। तो चैंपियन कौन बना? स्पेन। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। विजेता टीम है स्पेन, उपविजेता है अर्जेंटीना, और तीसरे नंबर पर आई है इंग्लैंड। तो इसमें जो अवार्ड मिले हैं वो पढ़ लेते हैं। तो गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है, एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है ये वाला। तो इसमें किसके मिला है गोल्डन बॉल? तो स्पेन के रोड्री को मिला है। सिल्वर बॉल होता है जो सेकंड नंबर पर, तो लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के। ज़्यादातर गोल्डन बॉल ही पूछा जाता है। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है रोड्री स्पेन के। गोल्डन बूट
जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसे दिया जाता है उस टूर्नामेंट में। तो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है किलियन एम्बापे को। 8 मैचों में 10 गोल इन्होंने दागे और लगातार 2 बार गोल्डन बूट जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। और वर्ल्ड कप में सर्वकालिक शीर्ष सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर भी बन गए हैं। 22 गोल इन्होंने दागे हैं और मतलब किए हैं, दागे क्या है, किए हैं। और सिल्वर बूट की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जो है लियोनेल मेसी, इन्होंने 8 गोल किए। गोल्डन ग्लव किसे मिलता है? जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसे। तो उनाई सिमोन स्पेन के, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 7 क्लीन शीट दर्ज की और लगभग 650 मिनट तक बिना कोई गोल खाए रहे। इन्हें मिला है गोल्डन ग्लव अवार्ड। और फीफा सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पाउ कुबार्सी स्पेन के मजबूत रक्षा पंक्ति का नेतृत्व करने के लिए युवा डिफेंडर को यह पुरस्कार मिला है, पाउ कुबार्सी को, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार। और फीफा फेयर प्ले टीम का अवार्ड मिला है नीदरलैंड को। तो जितने भी अवार्ड हैं सभी पूछे ही जाएंगे, पूछेंगे क्या, पूछे ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास देखें, मतलब कि कौन कौन जीता है, तो सभी मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, एक बार लिस्ट आप देख लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बस ये याद रख लेना कि सबसे पहले उरुग्वे चैंपियन बनी थी। कौन? उरुग्वे। और अभी वर्तमान में आप देखो तो कौन सी टीम बनी है? स्पेन। पिछली टीम थी अर्जेंटीना जो जीती थी, और इस बार अर्जेंटीना रनर अप रही है। अब हम स्पोर्ट्स के बाद पढ़ते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो करंट अफेयर हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो कि ब्रह्मांड का मानचित्रण कर रहा है, ये मिशन कौन सा है? तो चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में 10 वर्षीय अंतरिक्ष और समय का विरासत पूरा सर्वे मिशन शुरू किया गया है, 10 सालों का। और दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा यह वेधशाला 3200 मेगापिक्सल के खगोलीय कैमरे से लैस है, जो हर 40 सेकंड में दक्षिणी आकाश की नई छवि कैप्चर करेगा। और जो ये डेटा है, इसे हर रात लगभग 10 टेराबाइट डेटा और खगोलीय बदलावों के लिए 7 मिलियन अलर्ट उत्पन्न होंगे। इसका लक्ष्य क्या है कि इसके तहत 20 अरब आकाश गंगाओं और 10,000 से अधिक गुरुत्वाकर्षण लेंसों का अध्ययन करके डार्क मैटर, सुपरनोवा और जो ब्रह्मांड का विस्तार है इसका विश्लेषण करना। ब्रह्मांड का विस्तार, उसका विश्लेषण करने के लिए कैमरा लगाया गया है। इसके बाद है स्काईरूट एरोस्पेस, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम इन्होंने लॉन्च किया है। तो भारत का यह पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। हैदराबाद में स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित कक्षीय प्रक्षेपण यान यानी कि ऑर्बिटल लॉन्च किया गया है। और विक्रम-1 की पहली जो उड़ान है, इस मिशन का नाम आगमन रखा गया है। और इसका उद्देश्य उड़ान के दौरान वास्तविक समय का प्रदर्शन डाटा एकत्र करना है, रियल टाइम एकत्र करना है। और लॉन्च की तिथि देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा क्या जाएगा कि ये जो स्काई रूट नाम की प्राइवेट अब स्पेस एजेंसी है भारत की, ने लॉन्च किया है प्रक्षेपण यान ऑर्बिटल लॉन्च, जिसका नाम है विक्रम-1। और इसके मिशन का नाम रखा गया है आगमन। बस इतना इंपॉर्टेंट। उसके बाद है टाकेडा की क्यूडेंगा, भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन बन गई है। डेंगू कहते हैं या डेंगी भी कह देते हैं, जो कि मच्छर के द्वारा फैलती है, आपको पता ही है। इसमें प्लेटलेट्स, जो ब्लड में, खून में प्लेटलेट्स होते हैं जिसे सेल कहते हैं, कम हो जाते हैं। में अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए तो नाक से खून आने लगता है। तो भारत की पहली डेंगू वैक्सीन ड्रग कंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल, जो कि जापान की कंपनी है, उसके द्वारा जो वैक्सीन लॉन्च की गई है, उसका नाम है क्यूडेंगा। ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में से मंजूरी दे दी गई। और यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को दी जा सकती है। इसके लिए 2 खुराक यानी 2 डोज की आवश्यकता होगी। 2 वैक्सीन मतलब 2 बार वैक्सीन दी जाएगी, जैसे पहले कोरोना में नहीं थी 2 वैक्सीन दी जा रही थी, उसी प्रकार। और ये डेंगू के जो सभी वायरस हैं, चारों प्रकार की, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। आगे चलते हैं। और तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब भारत ने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ZSI ने, जो यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तितलियों और पतंगों की राष्ट्रीय सूची तैयार की है। भारत में जो तितलियां पाई जाती हैं और पतंगे पाए जाते हैं ना, उनका एक तरह से पूरा डाटा इकट्ठा किया गया है कि कौन कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है। उसकी एक डाटा को एकत्र करके एक बुक बनाई गई है। ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी भारत में तितलियों और पतंगों की पहली संपूर्ण और व्यापक राष्ट्रीय सूची है।
इस सूची में भारत में पाए जाने वाली कुल 13,703 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो दुनिया की कुल प्रजातियों का लगभग 8.25% है। और इसमें जीएसआई के वैज्ञानिकों डॉक्टर नवनीत सिंह और डॉक्टर राहुल जोशी को इस प्रोजेक्ट का पूरा करने में 12 साल से ज़्यादा का समय लग गया। और इस बुक का नाम रखा गया जिसमें सभी प्रजातियों का मतलब पूरा दस्तावेज है, जुटेक्सा। तो आप पढ़ भी सकते हैं इसे। उसके बाद है रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की फील्ड में देख लेते हैं तो जनरल धीरज सेठ ने 1 जुलाई 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेकर भारत के ये 31वें सेना प्रमुख बन गए हैं, जनरल धीरज सेठ। और डीआरडीओ ने 8 जुलाई 2026 को चांदीपुर में पिनाका लंबी दूरी की रॉकेट का 60 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा पर एक सफल परीक्षण किया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में, मतलब कि जो वायुसेना उसकी रैंकिंग में, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को लगातार 5वीं बार चीन से आगे रखा है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा। इसमें विश्व में भारत को तीसरा स्थान मिला है। नंबर 1 में अमेरिका की वायुसेना है, नंबर 2 पर रूस की, नंबर 3 पर भारत की वायुसेना और नंबर 4 पर चीन की वायुसेना है। ठीक, इसमें कैसे ये रैंकिंग तैयार होती है, तो इसके द्वारा जो रैंकिंग है इसमें आईएफ की संतुलित बेड़े की संरचना, परिचालन क्षमता, मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता इसके तहत और घरेलू एरोस्पेस है उसके क्षेत्र को दर्शाती है। अब भारतीय नौसेना ने 22 जुलाई 2026 को कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत जिसका नाम है आईएनएस मालवन, इसके बेड़े को शामिल किया है। डीआरडीओ ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना ये वाला। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कुशा इस लंबी दूरी की सतह से सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्च की है। ठीक, भार्गवास्त्र भारत की स्वदेशी रूप से विकसित एंटी स्वॉर्म ड्रोन प्रणाली है, जिसे दुश्मन के ड्रोन और जो उनके लॉइटरिंग यानी जो मुनिशंस होते हैं, मुनिशंस ड्रोन वगैरह भेजते हैं, छोटी मिसाइलें जो आती हैं उनका पता लगा के छोटे छोटे ड्रोन से भी छोटे छोटे वो भेजते हैं, जो कि अपने साथ क्या कहते हैं बारूद लेकर आते हैं और गिरा देते हैं दूसरे जगह पर जाकर। उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन तैयार किया गया है, इसका नाम है भार्गवास्त्र। तो अब हमने पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो मैंने अभी आपको करंट अफेयर में नहीं पढ़ाए। इसका कारण क्या कि वो 1 लाइनर क्वेश्चन है, वहाँ पर मैंने नहीं पढ़ाए, मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको इसलिए पढ़ा दिया ताकि पूरे इस वीडियो में तो आप देखोगे ही, तो करंट अफेयर में वो भी शामिल हो ही जाएगा। ठीक, तो वो भी आपके साथ में कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपको करंट अफेयर जो मैंने पढ़ा है उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस रूट पर चलेगी, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन किस रूट पर चलेगी, ये आपको बताना है। ये चलेगी जिंद सोनीपत हरियाणा और नॉर्दर्न यानी उत्तरी रेलवे के तहत हरियाणा में जिंद सोनीपत रूट पर। ठीक, और इसमें 10 कोच होंगे, लगभग 2600 यात्रियों के लगभग क्षमता वाली ये ट्रेन है। दूसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन ट्रेन बिजली पैदा करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करती है। तो हाइड्रोजन से कैसे ट्रेन चलेगी, कौन सी तकनीक के द्वारा ये बिजली पैदा करती है, तकनीक का नाम आपको बताना है। तो इस तकनीक का नाम है PEM, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। तो ट्रेन ऑनबोर्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली पैदा करती है। इसमें जो ये PEM फ्यूल सेल है ना, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके बिजली बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया से बिजली बनाएंगे और जो पानी वाष्प है, भाप है, उत्सर्जित होगा, जिससे इसकी बैटरी को सपोर्ट मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, PEM। आप बस इतना याद रखना, PEM प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। ठीक, अगला है कि सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये किस सत्र के द्वारा शामिल किया गया। जब एग्जामिनर थोड़ा टफ क्वेश्चन डालता है तो इसी प्रकार के डालता है। आप ये तो जान जाओगे कि हाँ भैया सारनाथ को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन कहाँ पर शामिल किया गया, किस मीटिंग में शामिल किया गया, किस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये शामिल किया गया है, इसका सही जवाब क्या होगा, ये अपना बुसान में किया गया था ना, पढ़ाई है हमने, दक्षिण कोरिया के बुसान में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध में सारनाथ का क्या महत्व है। तो सारनाथ में क्या किया था, उनका जन्म स्थान है नहीं, वहां पर गौतम बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं या
पाली भाषा में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 2026 तक भारत की बाघ आबादी कितनी है? तो भारत में जो बाघों की आबादी है ना, वो है अपना ये 3682। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य भवन क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले कहा जाता था सेंट्रल विस्टा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जिसे अब कर्तव्य भवन क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इन्फोसिस के अगले सीईओ कौन बने हैं और कब से? तो इन्फोसिस के जो अगले सीईओ बने कब से तो आप छोड़ ही दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आशीष डैश बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यूके के प्रधानमंत्री कौन बने हैं नए? तो यूके के नए प्रधानमंत्री अब बन गए हैं ये एंडी बर्नहैम। पहले कौन थे? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर की जगह ली है, अब एंडी बर्नहैम यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और कौन सी पार्टी के नेता हैं ये? तो लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस किस आयु से नीचे प्रतिबंधित कर दिया है? तो फ्रांस ने 15 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है कि यूके के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री कौन बने हैं? तो यूके के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री बने हैं कनिष्का नारायण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, कनिष्का नारायण। ये यूके के पहले एआई मंत्री बने हैं। ACITA किन 3 देशों की साझेदारी है? अब शॉर्ट फॉर्म बता दी। अब ये किन 3 देशों की साझेदारी है, पार्टनरशिप है इसमें? तो ये बताइए अब। वैसे तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तभी समझ आएगा। ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का हाँ अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका होता तो यू आता, यूएसए है ना वो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत है वैसे तो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। ऐसे इंडिया हो गया। और जो ये अपना TI है इसका मतलब है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। TI ये 3 देशों का संघ है, साझेदारी की है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए। आपस में सहयोग करेंगे ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत। अगला प्रश्न ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत किर्गिस्तान ने बिश्केक में कौन सा केंद्र लॉन्च किया है? तो भारत और किर्गिस्तान ने हमने पढ़ा ही है कि दोनों का महाकाव्य कौन सा? मानस एंड महाभारत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला द्विपक्षीय राज्य दौरा किस देश का किया? तो इन्होंने अपना पहला जो दौरा किया है राष्ट्रपति मुर्मू ने, ये किया मोल्दोवा का। ऑप्शन बी मोल्दोवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई में अपना पहला द्विपक्षीय राज्य दौरा किया मोल्दोवा। उसके बाद ये फिर गई उत्तरी मैसेडोनिया में, उसके बाद रोमानिया में। उनका पहला दौरा था ये, मतलब किसी भारतीय राष्ट्रपति का। कहाँ पर? मोल्दोवा का। अगला प्रश्न है कि नाउरू का नया आधिकारिक नाम अब क्या पड़ गया है? जो नाउरू देश है अब इसका नया आधिकारिक नाम क्या है? इसने अपना नाम बदल लिया है, अब इसका नाम हो गया है नाउ एरो। नाउ एरो, पहले इसका नाम था नाउरू। ठीक, अब इसका आगे पढ़ें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो जो अल्पसंख्यक आयोग है इसके चेयर पर्सन बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। ऑप्शन बी, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के। नीट यूजी विवाद के बाद किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो बहुत चर्चाओं में रहा। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने, आपको पता है, इस्तीफा दे दिया। और नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी बने हैं। अगला प्रश्न है कि 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम क्या रखा जाएगा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम अब बदलकर बुकमन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है तमिल कवि, क्या नाम था इनका, हाँ R पेरामुथु। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी अपना ये वाली, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। ऑप्शन बी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो नीचे से दूसरा, 176वां। ऑप्शन बी। फीफा विश्व कप 2026 के विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना को हराकर स्पेन बना है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किसे मिला है? तो गोल्डन बूट मिला है जिसने सबसे ज़्यादा अपना गोल किए थे फीफा की इस टूर्नामेंट में। इसने किलियन एम्बापे, फ्रांस के हैं, 10 गोल इन्होंने किए थे। तो गोल्डन बूट इन्हें मिला है और लगातार दूसरी बार मिला है।
वैभव सूर्यवंशी किस उम्र में भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय डेब्यूटेंट बने हैं? तो 15 वर्ष में बन गए, 15 वर्ष 99 दिन। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2026 पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? तो सिनर ने जीता है, सिनर ये है यानिक सिनर, ऑप्शन बी। और इन्होंने किसको हराया था? तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे अलेक्जेंडर को हराया था, अलेक्जेंडर जेवरेव को। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 में जजों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? मैं आपको पिछले महीने के करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा। तो उसमें अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। अगर इसमें सीजीआई को भी शामिल कर लिया जाए तो 38 हो गई है। ऑप्शन बी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 की 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए कौन सा मैस्कट शुभांकर का अनावरण किया है? तो मयूर, ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज वीडियो आई है तो कल इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।